चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले साइंस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है साइंस की वो वायरस से रिलेटेड है। वायरस जिसको हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। विषाणु की खोज रसिया के वैज्ञानिक इवान विस्की ने सन 1892 में किया था। ठीक है। कहाँ पर? तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय। अब यदि हम इनकी प्रकृति की बात देखें ना, तो ये सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। दोनों प्रकार से अपनी ये प्रकृति शो करते हैं। इसी के कारण तो इनको सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। ये सजीव है और निर्जीव है, इस बीच की ये कड़ी हो गई वायरस। और कुछ बातें यदि हम देखें तो निर्जीव आखिर हम इनको कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये कोसा रूप में नहीं होते। दूसरी बात, इनको आप क्रिस्टल बना लो और निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर रख लो, कई साल तक रहते हैं। इसके अलावा यदि हम सजीव जैसे लक्षण की बात करें तो इनके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है। और दूसरी बात ये है, किसी जीवित कोशिका में यदि ये पहुंच गए तो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का फिर संश्लेषण करने लग जाते हैं। अब यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो इनकी कैटेगरी होती है वो होती है पादप विषाणु, सेकेंड वाली होती है जंतु वायरस और तीसरे नंबर की आती है बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी। अब हम यदि बात करें पादप विषाणु की तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें आरएनए होता है। सेकंड नंबर वाला था जंतु विषाणु। ठीक है, तो इनमें कोई निश्चित नहीं रहता, कभी डीएनए भी हो सकता है, कभी आरएनए भी हो सकता है। इसके बाद फिर आता है जीवाणु भोजी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये फिर क्या काम करते हैं? जीवाणुओं को खा जाते हैं। इनमें डीएनए रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो T2 फेज इसका एग्जाम्पल है। एक और चीज है रेट्रोवायरस। जिस वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसको ही हम कहते हैं रेट्रोवायरस। इसके बाद वाली न्यूज़ है तिब्बत के पठार से रिलेटेड। तो ये आप देख रहे हैं तिब्बत का प्लेटू यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। ये चाइना है, चाइना हो गया। ये हमारा इंडिया है, ये नेपाल है और भी कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इससे सटी हुई हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। साइंटिस्ट लोगों ने फाउंड किया है बहुत सारे वायरस इन द ग्लेशियर्स ऑफ चाइनास तिब्बेटियन प्लेटू। चाइना का जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर ये जो पिक्चर में आप ग्लेशियर देख रहे हैं, यहीं पर वैज्ञानिकों ने वायरस ढूंढ निकाला है। अब ऐसा कहना है कि 15,000 साल पहले ये पुराने हैं और ये अभी तक सरवाइव हैं क्योंकि ये फ्रोजन हो गए हैं, बर्फ में जम गए हैं और अभी तक ये सरवाइव कर रहे हैं। स्टडी जो है पब्लिश की गई थी इन द माइक्रोबायोम एनालाइज ये करती है जेनेटिक कोड ऑफ 33 सच वायरस, जिनमें से 28 जो है कंप्लीटली न्यू है। अब ये क्या काम करते हैं कि वायरस जो है ओरिजिनेटेड विथ सॉइल्स या फिर प्लांट्स एंड नॉट विथ ह्यूमन और एनिमल्स। इसमें बात ये सामने आई है कि ये जो है मिट्टी या फिर प्लांट से ओरिजिनेटेड हुए एंड नॉट विथ ह्यूमंस और एनिमल्स। अगली वाली जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करने से पहले हमको कई सारे टर्म समझने होंगे, जैसे कि ओशियन करंट क्या होती हैं, तो जिसको समुद्री धाराएं कहते हैं ना,
इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। ठीक है, यदि सी वाटर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसको ही हम कहते हैं ओशियन करंट। दैट इज़ जो कि प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के माध्यम से, चाहे वो हवा हो सकती है या फिर वाटर की डेंसिटी हो सकती है। इसी के चलते चलते जो सी का जो वाटर है, समुद्री जल है, उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होता है। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। तो जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु किस टाइप की रहेगी, ये इस बात पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इसके बाद एक और वर्ड हमको देखने को मिलेगा AMOC। तो इसको हम समझ लेते हैं अटलांटिक मेरीडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन आखिर है क्या। तो द अटलांटिक मेरीडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन AMOC इज एक लार्ज सिस्टम है ओशियन करेंट्स का। ठीक है, ओशियन करंट का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक नॉर्थवार्ड्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक। तो यदि ये कैरी करता है वार्म वाटर को, ये जो गर्म पानी लेके आता है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवार्ड्स, कहाँ पर, नॉर्थ वाले अटलांटिक में, इसी सिस्टम को हम कहते हैं AMOC। इसके बाद इसमें एक वर्ड किया गया है टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि सीरीज ऑफ स्मॉल चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस की सीरीज या फिर इंसिडेंट जो है बिकम्स सिग्निफिकेंट इनफ टू काज ए लार्जर या फिर मोर इम्पोर्टेंट चेंज। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे चेंज की एक सीरीज है जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है इम्पोर्टेंट चेंज करने के लिए, बड़े बड़े काज के लिए, उसी को हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में आखिर बात क्या बताई गई है। तो हम बात कर रहे हैं ए मेजर करंट की। अटलांटिक में हम खड़े हैं और वहाँ पर जो धारा बह रही है, ठीक है, कौन सी, AMOC। इसका कहना है कि यही एक प्रकार से टिपिंग पॉइंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं वही मिलाकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती हैं आगे। तो एक स्टडी है जो कि पब्लिश की गई है इन नेचर क्लाइमेट चेंजेस, ये बताती है कि इट मे हैव बिकम अनस्टेबल ओवर द लास्ट सेंचुरी। पिछले आप 100 साल की यदि हम बात करें तो अब इसमें अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसका मतलब जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है। अब ये जो धारा रहती है, हम पढ़े हैं कि ओशियन करंट का एक बड़ा सिस्टम रहती है। ओशियन करंट हम समझ चुके हैं कि पानी का, समुद्र के जल का हॉरिजॉन्टली मूवमेंट, यही जब बड़े रूप में हो जाता है तो इसको हम AMOC कहते हैं। तो जो AMOC है ये मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ऑफ यूरोप का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ में इन्फ्लुएंस करता है पूरे विश्व के वेदर को। द गल्फ स्ट्रीम इज ए पार्ट ऑफ AMOC। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वार्मिंग के कारण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर हैं, खासकर हम अपने इंडिया की ही बात कर रहे हैं, लद्दाख का जो ग्लेशियर है वो रिट्रिएट हो गया है। जहाँ पर थी उनकी स्थिति अब धीरे धीरे वो पीछे हटते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं ड्यू टू वार्मिंग। इसके अलावा लो विंटर परसिपिटेशन, मतलब वर्षण, ऐसा स्टडी में पाया गया है।
ये जो स्टडी है बेस्ड है 4 ईयर की ऑफ फील्ड और ऑब्जर्वेशन, 4 साल तक फील्ड का ऑब्जर्वेशन किया गया तब ये स्टडी सामने आई है। तो ये जो न्यूज़ है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से है, ठीक है। पेंसुलुंगपा ग्लेशियर, इसकी लोकेशन है लद्दाख के जानस्कर वैली में। अब ये क्या है, रिट्रीटिंग हो रहा है, मतलब कि पीछे हट रहा है, साइज कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके अलावा डिक्रीज इन परसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर्स, तो विंटर के टाइम में जो वर्षण होता है वो कम हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी के चलते चलते ये जो है पीछे हटते जा रहा है। ए रिसेंट स्टडी हैज़ फाउंड, ऐसा अभी अभी एक स्टडी में पाया गया। हम बात कर रहे हैं 2015 से, द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एट देहरादून, एंड ये एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी है, काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये काम कर रही है ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑन ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर हेल्थ मॉनिटरिंग, इसमें इसके अलावा डायनामिक्स में डिस्चार्ज, इसके अलावा पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, स्पेकुलेशन फॉर फ्यूचर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र के ग्लेशियर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये टीम उसी पर काम करती है। इसके बाद यदि हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, जो कि है बेस्ड ऑन फील्ड ऑब्जर्वेशन, हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर के मास बैलेंस की, जो कि कलेक्ट किया गया है वाया स्टेक नेटवर्किंग ओवर द ग्लेशियर सरफेस सिंस 2016 से लेकर के 2019 तक। अब दे एसेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द लेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट रिस्पॉन्सेस ऑफ द ये वाले ग्लेशियर। तो स्टैक नेटवर्किंग के अंतर्गत क्या होता है, इन स्टैक नेटवर्किंग स्टैक मेड ऑफ बम्बू की एक खूंटी रहती है, ये बनाई जाती है, इसको इंस्टॉल किया जाता है ऑन द ग्लेशियर सरफेस। इसमें यूज़ किया जाता है स्टीम ड्रिल का फॉर मास बैलेंस मेजरमेंट का। मास बैलेंस का मतलब हो गया है कि वह पार्टिकुलर किसी भी चीज़ में मटेरियल कितना है। आगे देखने को मिलता है रेट ऑफ डिक्लाइन। स्टडी ने यह भी कहा है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन 4 साल का हम देख रहे हैं 2015 से लेकर के 2019 का, ये शो करता है कि ग्लेशियर अब जो है पीछे हट रहे हैं एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.7 प्लस माइनस, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस हिसाब से इनका रेट है 3 मीटर पर एनम के हिसाब से। इस हिसाब से वहाँ का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है, या फिर वहाँ का जो मटेरियल वो कम होते जा रहा है। तो इन द स्टडी पब्लिश इन द जर्नल रीजनल एनवायरनमेंट चेंज, द टीम एट्रीब्यूट द ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड्स ऑफ पेंसुलुंगपा ग्लेशियर to an increase in the temperature and a decrease in the precipitation during winter। तो 2 ही मेन रीजन यहाँ पर बताया जा रहे हैं, टेम्परेचर का बढ़ना और ठंड के समय में जो वर्षण होता है वो कम हो गया है। अब हम देख रहे हैं डेब्रिस कवर को। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो स्टडी ने ये भी बात बताई है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ डेब्रिस कवर ऑन द मास बैलेंस, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। मास बैलेंस के ऊपर डिब्रीज मतलब मलबा पूरा कवर्ड हो गया है, उसने मास बैलेंस को कवर कर लिया है। इसी के अलावा रिट्रीट ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पॉइंट स्पेशली इन द समर। अब हम बात कर रहे हैं फर्दर मोर द मास बैलेंस डाटा फॉर द 3 ईयर 2016 से लेकर 19 तक, ये बात बताया जाता है कि हमको निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है विथ ए स्मॉल एक्यूमुलेशन एरिया रेशो। स्टडी ने ये भी सजेस्ट किया है ड्यू टू कंटिन्यूस राइज इन द एयर टेम्परेचर इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड द मेल्टिंग वुड इंक्रीज। अब जो है बर्फ वहाँ की पिघलेगी
एंड इट इज़ पॉसिबल दैट precipitation of the summer period at higher altitude will change। तो ऊंचाई पर जो वर्षा का टाइप है वो चेंज होने वाला है, जैसे कि वहाँ पर स्नो गिरती है, स्नो अब स्नो नहीं रह जाएगी, वो रेन के रूप में चेंज हो जाएगी। एंड दैट में इन्फ्लुएंस द समर एंड विंटर पैटर्न। अब साइंस को यहीं पर समाप्त करते हैं और देख लेते हैं फ्रंट पेज से कौन कौन सी न्यूज़ आई है। तो पहली जो पिक्चर आप बड़े स्क्रीन में देख रहे हो ये है नीरज चोपड़ा की। ठीक है, इन्होंने जावेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है शनिवार के दिन। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है, जैसे कि इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। इनका घर है पानीपत हरियाणा में। ट्रेनिंग बेस है इनका SAI पटियाला। करेंट ट्रेनिंग बेस उपसाला स्वीडन। कोच हैं क्लाउस बार्टोनिज। ठीक है, क्या क्या इनकी उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था 2018 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड जीता। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2017 में भी गोल्ड जीत चुके हैं। वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इन्होंने गोल्ड जीता था। साउथ एशियन गेम्स में भी 2016 में ये गोल्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा एशियन जूनियर चैम्पियनशिप जो कि 2016 में हुई थी, इसमें इनको सिल्वर मिला था। करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं ये 2021 के करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर 88.07 मीटर का, और करेंटली वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं ये 86.48 मीटर 2016 के। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुंदरबन से। सुंदरबंस इज नाउ ड्राउनिंग इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में सुंदरबन अब डूब रहे हैं। अनरेगुलेटेड इनफ्लो ऑफ रिलीफ मटेरियल। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मटेरियल है इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। इसी के चलते चलते तो ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। न्यू क्राइसिस जन्म ले रहा है इन द फ्रेगाइल इकोसिस्टम। इतना नाजुक इकोसिस्टम हो गया है आज के समय में, और ऊपर से इस प्रकार का यदि कचरा यहाँ पर जमा होते जाता है तो पर्यावरण और भी नहीं बचने वाला। अनरेगुलेटेड इनफ्लो ऑफ रिलीफ टू द सुंदरबंस हैज़ रिजल्टेड इन ए न्यू क्राइसिस। कहाँ पर? साइक्लोन बैटर्ड रीजन। प्लास्टिक वेस्ट, कई सारे NGO हैं, एक्सपर्ट हैं एंड इवन ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इसके साथ साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि प्लास्टिक का जो एक्युमुलेशन है, कलेक्शन है, जमाव है, इकट्ठा होना है ऑन द आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ द फ्रेगाइल इकोसिस्टम, ये है काज ऑफ कंसर्न फॉर ग्रेट कंसर्न। इकोलॉजिस्ट दिया बनर्जी कहती हैं इशू फ्रॉम as early as June, days after cyclone Yas inundated large part of the Sundarbans in the last week of मई 2021। तो हम क्या देख रहे हैं? टन्स ऑफ प्लास्टिक इन द रिमोट एरियाज ऑफ द सुंदरबंस, जैसे कि लाइक गोसाबा, मौसनी, बाली, पत्थर प्रतिमा एंड कुलटाली, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन एरियाज़ में आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एनी वे फॉर द ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट। इट इज़ आउटसाइडर हु आर इंट्रोड्यूसिंग एंड ब्रिंगिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ के आउटसाइड में रहने वाले लोगों की कोई गलती नहीं है, कचरा जो है बाहर से आ रहा है। ठीक है, इट इज़ आउटसाइडर who are introducing and bringing a large quantity of plastic, completely oblivious and ignorant to its long term impact on the region। ऐसा MS बनर्जी का कहना है कि जो लोकल NGO हैं महाजीबोन, इन्होंने रिकवर किया है 300 किलो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द गोसाबा ब्लॉक डेज आफ्टर साइक्लोन यास। साइक्लोन यास आने के बाद इतना सारा कचरा इन्होंने इकट्ठा किया है।
जबकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे एस्टिमेट लगा लें टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट इज़ अराइविंग इन अबाउट 50 इनहेबिटेड आइसलैंड ऑफ द सुंदरबंस, जो कि स्प्रेड हैं अक्रॉस थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। सौरव मुखर्जी ऑफ द कोलकाता सोसाइटी फॉर कल्चरल हेरिटेज, इसने एस्टिमेट लगाया है 56 टन ऑफ प्लास्टिक इन द गोसाबा ब्लॉक अकेले। यदि हम गोसाबा ब्लॉक की बात कर लें तो यहाँ पर 56 टन का प्लास्टिक हमको कचरा मिल जाएगा। तो वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द हाउ मच पैकेज्ड रिलीफ मटेरियल वाज रिसीव्ड बाय फैमिलीज हाउ मैनी टाइम्स इन द पास्ट फ्यू वीक। तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि परिवार के पास कितना इस प्रकार का मटेरियल इकट्ठा हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार हुआ है पास्ट फ्यू वीक्स में। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई जाती है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। नॉट ओनली कंजर्वेशनिस्ट इवन पुलिस ऑफिसर हैव राइज्ड कंसर्न ओवर द ह्यूज डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज। तो यहाँ पर से पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भी ये लोग कह रहे हैं कि चाहे वो लोकल हो चाहे एनजीओ हो, टू ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस ड्राइव्स टू रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम द सुंदरबन। तो इस प्रकार से हमें प्रोग्राम चलाना होगा, इस प्रकार की पहल करना होगा, तब हम सुंदरबन को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तुनिस घोष की हम बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ ओशियनोग्राफिक स्टडीज़ हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के। इनका कहना है कि प्लास्टिक वुड हैव ए लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द सुंदरबन इकोसिस्टम। इनकी जो उपस्थिति है प्लास्टिक की इन सैलाइन वाटर विल इंक्रीज द टॉक्सिटी ऑफ द वाटर। पानी इससे जहरीला होगा, ठीक है, एंड आल्सो देयर विल बी ए यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर। तो यूट्रीफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टू मैनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट जब ग्रो हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए रिवर लेक, ऑफन बिकॉज केमिकल दैट आर यूज टू हेल्प क्रॉप ग्रो हैव बीन कैरिड देयर बाई रेन। तो यदि जल स्रोत में बड़ी संख्या में पौधे उग जाते हैं, तो क्यों उग जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, किसान लोग फसलों की वृद्धि के लिए कई सारे केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। यही केमिकल फिर बारिश में बहकर जल स्रोत में पहुंच जाता है, इसी के चलते चलते फिर बड़ी संख्या में पौधे उगने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसके अलावा देखो, ये तो हम देख लिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक इन द वाटर देयर विल बी एन इंक्रीज इन माइक्रो प्लास्टिक। जब प्लास्टिक पानी में मौजूद है तो माइक्रो प्लास्टिक भी अब जो है पानी में मिलने वाली है, विच विल स्लोली इंटर द हमारे फूड सिस्टम में वो प्रवेश कर पाएगी। आप मछली खाते हो और भी जो समुद्री उत्पाद है वो खाते हो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो हमारे फूड सिस्टम में फिर एंटर करने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ZSI से रिलेटेड। तो इसमें टैक्सोनॉमिकल वर्ड यूज़ किया गया है जो उसका संबंध रहता है वर्गीकरण से संबंधित। ZSI गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। तो द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ फ्यूना, इसने प्राप्त कर लिया है या फिर यहाँ की ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। धृति बनर्जी एंटमोलॉजिस्ट रही हैं विथ एन एक्सपर्टीज इन डिप्टीरिया, हैज़ टेकन ओवर एज द 18वें नंबर की डायरेक्टर ऑफ द 105 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट। तो 105 साल हो गए हैं ZSI को बने, इसी की ये 18वें नंबर की डायरेक्टर है। डॉक्टर बनर्जी हैड स्पीरहेडेड द ZSI Funnel Information System, a multi-dimensional platform housing information on ZSI collection, spatial and temporal data about fauna of India as well as genetics and molecular information about the country's faunal species.
आगे बताती हैं कि जब मैं ज्वाइन की थी इंस्टीट्यूट इन द लेट 1990s, द नंबर ऑफ वुमेन साइंटिस्ट एट द ZSI अबाउट 24%। अब ये धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होकर के 40% हो गया है, अंडर द इंकरेजमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।